हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अरे गुड आफ्टरनून तो कर लो भाई। हेलो, आवाज आ रही है क्या? पीछे आवाज आ रही है? हाँ तो भाई नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, करें स्टार्ट? क्या? आज सर में दर्द हो रहा, चाय पी के बैठ गया था मैं नीचे। पर जितना कराना है उतना करा के निकलूंगा मैं। टारगेट चेंज नहीं करूंगा मैं, अपना टारगेट पूरा टारगेट ओरिएंटेड है एकदम। समय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टारगेट मेरा सोचा है वो कराना है। सबसे पहले कोर्स खत्म करा के दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये गारंटी है। जोर से बोल। हाँ, एनसीईआरटी वाला ना? चेक किया तुमने? देखा है पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी चेंज है? पुरानी में होगा ना, नई में हटा दिया होगा। लास्ट में कराएंगे, लास्ट में, लास्ट में याद दिलाना, ठीक है? कहाँ पर है? कर रहे हैं स्टार्ट। भाई पीछे की दुनिया अलग है क्या? देखो, पीछे बैठने की परमिशन तभी है गर्ल्स जो बैठे हैं पीछे। तुम एकदम अलर्ट रहा करो। तुम बोर्ड पे देखते हो, मैं तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा हूं। चश्मा नहीं लगाई थी वो, इसलिए। ठीक है, अब दिख रहा है पीछे? हाँ ठीक है, तो तुम कबूतर बन जाते हो, चश्मा उतार के देख बैठ जाते हो। अब तुम्हें तो कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हें लगता है सर भी नहीं दिख रहे अब। समझ रहे हो? चश्मा लगा लिया, हाँ अब दिख रहा है भाई, सर भी दिख रहे हैं अब। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब एकदम फोकस पीछे, चारों, 1 2 3 4, हाँ। चलो ठीक है, करना स्टार्ट। ठीक है, कोई बाहर है अभी? देखो, अगर आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा, हार्मोन क्या होते हैं। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, इंटर सेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, इंट्रा नहीं होते। क्लियर है बिल्कुल? दूसरी बात की थी मैंने कि 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। पीछे बेटा, अब मैं पीछे आना पड़ेगा मुझे, इस बार तुम लोग फोकस नहीं किया तो। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का मतलब है जो हार्मोन बनाने के लिए बने हैं। जो हार्मोन बनाने के लिए बने हैं वो ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? जो हार्मोन बनाने के लिए नहीं बने, बने किसी और काम के लिए हैं, पर हार्मोन भी बना लेते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलेंगे उसको? अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है बिल्कुल? डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्लियर है बिल्कुल? चलो, फिर मैंने बात की थी कि ऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमें पिट्यूटरी पढ़नी है, पर हाइपोथैलेमस कैसा है? अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है बिल्कुल? हाइपोथैलेमस अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वो ब्रेन का पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, समझ रहे हो ना मेरे? पर वो कुछ हार्मोन भी रिलीज कर लेता है। हार्ट की बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, किडनी की बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, लिवर की बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, गट अपना जीआईटी इंटेस्टाइन ट्रैक अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट था? नहीं था। इसके बाद मैंने पिट्यूटरी स्टार्ट कर दी थी। पिट्यूटरी बताया था एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, लगभग 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, लगभग देखा जाए। ठीक है, हाँ। अगर मैं पिट्यूटरी की बात करता हूं, ठीक है, तो ये मास्टर ग्लैंड है। अब बच्चे कहते हैं सर हाइपोथैलेमस को मास्टर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड नहीं है, समझ रहे हो? ये मास्टर का मतलब ऐसा मानो मैं मास्टर हूं, मैं तुम सबको पढ़ाता हूं, पर कोई ऐसा भी तो होगा, हो सकता है जो मुझे पढ़ाया हो। यस, मान लो, ठीक है, वो ग्रैंड, जैसे मान लो मैं घर, जैसे मान लो, ठीक है, मैं घर जाता हूं, वहां कोई एक डॉक्टर है जो मेडिकल का काम करता है, पर 1 घंटे में मुझे पढ़ा भी देता है। ठीक है, मैं तुम्हें आगे से पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, वो सिर्फ मुझे बताता है, मैं तुम सबको बताता हूं। वो डॉक्टर है, पर 1 घंटे पढ़ा भी देता है, तो उसका मतलब वो मास्टर नहीं हुआ।
समझ रहे हो ना? मास्टर मैं हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाता ही हूं और तुम सबको पढ़ाता हूं, नहीं आया क्या? ऐसे ही हाइपोथैलेमस एक्चुअल में ब्रेन का पार्ट है, समझ रहे हो, पर वो हार्मोन भी रिलीज कर लेता है और पिट्यूटरी को कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ब्रेन का पार्ट नहीं है। पिट्यूटरी को नहीं पता कब क्या करना है, नहीं आया क्या? पिट्यूटरी नहीं जानती भाई कब, जैसे मैं प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आते ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाती है, नहीं पता ना पिट्यूटरी को कब मुझे एफएसएच एलएच रिलीज करने हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है, वो जान रहा है कब क्या बायोलॉजिकल क्लॉक कैसी चल रही है, क्या करना है, समझ में आया? तो हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बॉडी की सारी ग्लैंड को यही कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर है बिल्कुल? पिट्यूटरी एक कैविटी में होती है, इसको सेला टर्शिका बोलते हैं। पिट्यूटरी की एक छोटी इन्फंडिबुलम होती है, उससे जुड़ी होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी का एक्चुअल में अपना पार्ट है, समझ रहे हो? पोस्टीरियर इज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। कोई डाउट? अगर मैं पिट्यूटरी की बात करता हूं तो उसमें एक मिडिल पार्ट भी होता है, पार्ट्स इंटरमीडिया, जो एंटीरियर का पार्ट है। अगर इनफंडिबुलम की बात करता हूं तो ये पोस्टीरियर का पार्ट है। क्लियर बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? ठीक है। फिर मैंने बात की थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हार्मोन बनते हैं और रिलीज होते हैं, और इनके बनने को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। क्लियर बिल्कुल? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कुछ हार्मोन ऊपर से आते हैं और इन 5 टाइप के ग्रुप ऑफ सेल के, समझ रहे हो, को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसको हम सोमेटोट्रॉफ, गोनेडोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ, समझ रहे हो ना, और कॉर्टिकोट्रॉफ बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल? हाँ या ना? जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का पार्ट है, इसके हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, यहां से तो सिर्फ रिलीज होते हैं, ओनली रिलीज होते हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर था? मैंने कुछ करा दिया था ना इसके अंदर, एक करा दिया था मैंने, ग्रोथ हार्मोन करा दिए थे क्या? दो करा दिए थे ना? 4 करा दिए थे, दिखाओ यार, मैं तो भूल गया फिर मैं। अच्छा, प्रोलैक्टिन तक करा दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इतना, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। क्या काम करते हैं ग्रोथ हार्मोन? ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं। ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर कार्टिलेज, बोन और बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। साथ में ग्रोथ के लिए चाहिए ग्लूकोज, यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं, ब्रेकडाउन को भी कंट्रोल करते हैं। तभी मैंने बताया था डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चे के अंदर ग्लूकोज लेवल हमारे ग्लूकोज लेवल से मल्टीपल टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि उसका ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। कोई डाउट? दूसरा केस मैंने बताया था, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसको, आपको, ठीक है भाई। अगर किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन लो या ज्यादा हो जाए तो समझ लो डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाते हैं, समझ, कम हो जाते हैं इनिशियल फेज में, तो क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। हाँ, अगर इनिशियल फेज में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं तो एकदम हाइट अनकंट्रोल हो जाती है, और क्या बन जाता है? गाइगेंटिज्म, ठीक है, जेंट साइज बन जाता है। एक केस मैंने बताया था, अगर मान लो आपकी हाइट पूरी हो चुकी है और फिर अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक्रोमेगेली, समझ रहे हो, या कह सकते हो नोज का साइज बढ़ जाना, टेल बोन बढ़ जाना, एटसेट्रा। ठीक है, यहां तक 3 डिसऑर्डर याद रखोगे। पिट्यूटरी डॉफिज्म लाइक अ मिड गिट, जो सेक्सुअली मेंटली नॉर्मल होते हैं, ठीक है, बस फिजिकली डॉफ होते हैं, बस। ठीक है, आज पढ़ाऊंगा क्रिटिनिज्म, जिसके अंदर मेंटली, सेक्सुअली, समझ रहे हो, और फिजिकली, साथ में डीफ म्यूटिज्म हो जाता है, स्किन थिक हो जाती है, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं इनको, ठीक है, वो मैं आज पढ़ाऊंगा थायरोक्सिन की वजह से। यहां तक कोई डाउट था? ठीक है, चलो। फिर मैंने इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन के अलावा 2-3 चीजें और बताई थी। थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बता दिया था मैंने आपको, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। मैंने आपको पीआरएल बता दिया था आपको, ठीक है, चारों हो गए। अब बचा एक लास्ट, गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, यानी एलएच और एफएसएच। हाँ हाँ, पूरा एडिनो हाइपोफाइसिस एक्चुअल में जो अपना मिडिल वाला पार्ट है ना, वो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है। पार्ट्स इंटरमीडिया हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इंटरमीडिया की बात ही नहीं की है। बात की है इसने? पार्ट्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्जी हो गया है ना, इसीलिए उसने पूरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोला है। समझ रहे में आ गया ना? ठीक है, समझ रहे हो ना?
और न्यूरो हाइपोफाइसिस सेपरेट पार्ट है, वो हाइपोथैलेमस का ही प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर पिट्यूटरी। अब गुनेडोट्रोफिक हार्मोन, गुनेडोट्रोफिक हार्मोन कितने हैं? दो, मेल में भी निकल रहे हैं और फीमेल में भी निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ, नंबर 5 होगा यहां पर। साथ साथ लिख लेना भाई, टाइम ज्यादा नहीं है लिखने का। यार आएगा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग लिखो, तुम लिखो। लिख रहे हो ना? देखो, एलएच और एफएसएस मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं। अगर मैं एलएच की बात करता हूं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करता हूं, समझना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे और किसको स्टिमुलेट करेंगे? टेस्टिस में किसको? लिडिक सेल। अच्छा, लिडिक सेल क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन्स। कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन कई टाइप के होते हैं। एंड्रोजन एक तरीके से क्लास है पूरी की पूरी मेल सेक्स हार्मोन की, समझ लो। DHEA ये भी एक एंड्रोजन है जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, इंजेक्शन की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, बहुत सारी तरीके से, ठीक है। यहां तक कि कई जगह तो ये मतलब वो फूड प्रोडक्ट होते हैं लाइक अ पाउडर, समझ रहे हो, बॉडी बिल्डिंग वाले उनमें तक डाल रहे हैं लोग। चॉकलेट्स आ गए उनमें भी डाल रहे हैं लोग, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर में यूज करते हैं लोग। मतलब समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो एंड्रोजन एक बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। उसमें टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। बहुत सारे फंक्शन है जो अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में। पर यहां पर मेन जो एनसीईआरटी बताना चाह रही है वो बता रही है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है जो क्या काम करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ETC भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, यानी आगे बहुत सारे एनाबॉलिक फैक्ट एटसेट्रा बहुत सारे काम करता है, ठीक है। अब फीमेल के केस में
सॉरी, अभी पहले इसको कंप्लीट कर दूं, एफएसएच को भी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या काम करता है, किसको स्टिमुलेट करता है जरा बताओ? सर्टोली सेल। कहां पर होती है सर्टोली सेल? ये भी टेस्टिस में होती है। ये क्या रिलीज करती है जरा बताओ? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। साथ में और क्या रिलीज करती है? इनहिबिन, ईटीसी एटसेट्रा। ये जरूर जोड़ देना, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ऐड कर देंगे। अब आ जाओ, फीमेल में एफएसएच क्या काम करता है? नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब क्या काम करेगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। अरे आ रही है क्या, नहीं आ रही है? अब फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा। कहां होते हैं फॉलिकल? इन ओवरी। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं? एस्ट्रोजन। यानी इनडायरेक्टली फॉलिकल का डेवलपमेंट का मतलब है जो एस्ट्रोजन के लेवल को ही तो बढ़ा रहा है ये। इनडायरेक्टली बढ़ाएगा भाई, उनका डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो मतलब एस्ट्रोजन का लेवल ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एफएसएच, इनडायरेक्टली इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये ध्यान रखना, फ्राइडे को ये चैप्टर एकदम ब्रेन में सेट करना है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, जैसे कि नेक्स्ट वीक मैं या तो एनिमल किंगडम, मैं प्लानर प्लानर तो मैं दिया नहीं ना अभी, हाँ मैं देख लूंगा, एनिमल किंगडम या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, कोई एक चैप्टर में स्टार्ट करूंगा जो प्लानर में पहले लिखा होगा। क्लियर है बिल्कुल? कोई भी एक चालू कर दूंगा, स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर कर दूंगा। स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें पढ़ानी है, टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जिससे कि तैयारी करके रहना। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश करूंगा मैं 5 लेक्चर में, नहीं तो मैं 6 लेक्चर ले लूंगा, सैटरडे को रोक लूंगा तो मैं। ठीक है, वैसे भी आगे जाके हम सैटरडे स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक बार। ठीक है, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो दो काम कौन कर रहा है ये? अरे बोल तो दो भाई। एफएसएच कहां हो रहे हैं? फॉलिक ओवरी के अंदर। अरे आई नहीं आई? तो फीमेल में एलएच क्या काम करता है? यस, पहला काम तो ओव्यूलेशन ही है ना, फर्स्ट तो ओव्यूलेशन ही है। जब ओव्यूलेशन होगा, फॉलिकल रप्चर होगा, एग बाहर निकलेगा, तो रप्चर्ड फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत सही। यानी नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। चलो भाई, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है? जब तक एलएच का लेवल बढ़ा हुआ है भाई। 14 दिनों तक एलएच मेंटेन रहता है, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम भी ओवरी में रुका रहता है। जैसे ही 28वां दिन आता है, तुरंत कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि एलएच घट जाता है। यानी एलएच इनडायरेक्टली कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मेंटेन साइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है ना, मतलब हार्मोन भी रिलीज करेगा। तो मैं आपसे पूछूं, कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन रिलीज करता है? रिलीज
मेन हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन ही है। प्लस एस्ट्रोजन भी करता है, एटसेट्रा, ईटीसी। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एटसेट्रा, ये सारे हार्मोन रिलीज करता है कौन? समझ गए? हाँ या ना? अरे बोल तो दो भाई। अब मुझसे पूछ लो, इस सारे फंक्शन को मैंने समराइज कर दिया है, डिटेल्ड में पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। पूरा इवोल्यूशन आएगा, ये पूरी साइकिल आगे सब मेंटेन्ड होगी, पर बेसिक थोड़ा 12th में आप हिंट थोड़ा सा होता है आपको, तो समझ में आ रहा होगा। ये कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, ये मेल और फीमेल में किस तरीके से एलएच और एफएसएच अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हो गया? अब यहां आकर के आपकी पिट्यूटरी खत्म हो जाती है, पोस्टीरियर में करा चुका था आपको, एंटीरियर यहां खत्म हो जाता है पूरा अच्छी तरीके से, समझ रहे हो? मिडिल लूप की बात करता हूं तो हमारे अंदर वेस्टिजियल होता है, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मिडिल लूप में क्या क्या अभी कौन सा है, पार्ट्स इंटरमीडिएट क्या रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हम अपने रंग चेंज करते हैं? करते हैं नहीं करते? कौन करता है अपने रंग चेंज? फ्रॉग। जो, समझ रहे हो, गिरगिट। हम क्यों नहीं करते जब हमारे पास ये है, हमारे पास पार्ट्स इंटरमीडिया है, हम रंग क्यों चेंज नहीं करते? हम गिरगिट और फ्रॉग से भी और ज्यादा इवॉल्व हो गए रंग चेंज करने में, नहीं आया क्या? हम ऐसा रंग चेंज करते हैं जो दिखता नहीं है, समझ रहे हो ना? वो दिखता नहीं है, इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। समझ में आया? बेचारा गिरगिट तो दिखता है ना, रंग चेंज कर रहा है, ठीक है। फ्रॉग दिखता है, रंग चेंज कर रहा है। इंसान इतना खतरनाक हो चुका है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, नहीं है क्या? बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो ना? इसीलिए नेचर ने क्या किया, इसके इस पार्ट को वेस्टिजियल बना दिया। समझ में आया? हमारे अंदर मेलानिन पिगमेंट जितने हैं उतने ही रहते हैं, बढ़ते घटते नहीं है। पर हम धोखे में रहते हैं, फेयर एंड लवली लगा करके, नहीं है क्या? समझ में आया? क्यों? क्योंकि कंपनियों को बेचनी है, समझ रहे हो? वो ऐड करते हैं कि इसको लगाओ तुम गोरे हो जाओगे, नहीं बोझते हैं, ऐसे करते हैं। तो बताओ गोरे होते हो नहीं होते हो? हाँ, फेयर हैंडसम यूज करते हो? नहीं, अक्सर के बच्चे फेयर एंड हैंडसम यूज करते हैं, वो आता है ना एक। क्या? मैं एक जमाने में करता था, फिर छूट गया, फिर कर लेता हूं, फिर छूट जाता है। पर अक्सर कर जाड़ों के टाइम पर, ठीक है, आप कोई भी कोल्ड क्रीम यूज कर सकते हो जो स्किन क्रैक ना हो या विटामिन ई कंटेंट ठीक ठाक हो, ठीक है। हे, ये धोखा क्यों है? ये धोखा क्यों है? क्या है धोखा? क्योंकि ये क्रीम क्या करती है, ऐसा है तुम परमानेंट सुंदर हो जाओ, एक ट्यूब यूज कर लो, फिर जिंदगी में ट्यूब यूज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो परमानेंट यूज करना पड़ेगी, क्योंकि 3-4 घंटे का धोखा होता है। 3-4 घंटे तक ये क्या काम करते हैं, आपके मेलानिन पिगमेंट को स्कैटर्ड कर देते हैं। जैसे मेलानिन पिगमेंट स्कैटर्ड हो जाएंगे तो थोड़े से आप फेयर दिखना चालू हो जाओगे, कुछ समय के लिए, घंटे के लिए। धोखा। समझ में आया? समझ में आया? तो धोखे के चक्कर में मत पड़ो, स्किन को वास्तव में हेल्दी रखो। आपकी डाइट में विटामिन ई ऐड कर लो। कौन सी विटामिन? विटामिन ई और विटामिन सी। समझ में आया? और डाइट में एंटीऑक्सीडेंट जोड़ लो। तो सोर्स ही नहीं बताया विटामिन ई का। अरे जितने भी सीड होते हैं, जितने भी सीड होते हैं, सीड समझती है, नट सीड भर के है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। सब्जियों में भी होती है, सोच ले दलिए में भी होती है, दलिया होता है ना, दलिया, उसमें भी होती है, पर आटे में नहीं होती, क्योंकि आटा में एम्ब्रियो नहीं होता, क्योंकि वो फाइन होता है, बिल्कुल नहीं, निकाल दिया। हाँ,
दलिया होता है उसमें एम्ब्रियो होता है, हर सीड का एम्ब्रियो उसके अंदर होगा, और जहां एम्ब्रियो होगा विटामिन ई तो होगी होगी। समझ गए ना? वापस आ जाओ। अरे यार क्या यार, समझ गए ना? तो मिलेटोनिन, सुन लो बेटा, पार्ट्स इंटरमीडिया से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे अंदर मेलेनिन के बनने को कंट्रोल नहीं करते, वो जेनेटिकल हैं, जितने हमारे अंदर हैं उतने ही रहेंगे। आई या नहीं आई? ठीक है, जो सांवरा है वो सांवरा रहेगा, जो काला है वो काला रहेगा, जो गोरा है वो गोरा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? वो फिक्स है। पर तो मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, जो लोग काले हैं या सांवरे हैं, उनका इम्यून सिस्टम गोरे लोगों के इम्यून सिस्टम से फार बेटर होता है। जानते हो? मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं अपनी वजह से कह रहा हूं, ये अभी पढ़ाने वाला हूं जस्ट आपको, क्योंकि मिल, सुन लो, मिल, अरे छोड़ो, हाइपोथैलेमस। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा था? पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस में दो टाइप के मैंने न्यूरॉन दिखाए थे आपको, दिखाओ, एक तरफ तो दिख रहे हैं, ठीक है, जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू हार्मोन भेज रहे हैं, एक तरफ दिख रहे हैं सुपरऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर, जो हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। समझ में आ गया? तो एक तो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, समझ में आ गया, और एक सुप्रो, सॉरी, जो एक हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है जो पोर्टल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो कुछ हार्मोन बनाते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन? रिलीजिंग और इनहिबिट। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया भी था आपको, मान लो ये हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी थी, याद आ गया होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ सेल्स दिखाए थे मैंने, याद आया? फिर मैंने बताया था कि यहां से पोर्टल सिस्टम था, क्या था? पोर्टल सिस्टम। ये आया और ये फिर नीचे आकर के ये ऐसे हो गया, याद आया? फिर मैंने कुछ न्यूरॉन बनाए थे यहां पर, याद हो, ऐसे 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 ऐसे, याद आया? अब ये जो न्यूरॉन है वो कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, यहां से ये हार्मोन यहां से आते हैं, इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि बनाओ और रिलीज करो। नहीं समझ में आया? जब इन हार्मोन के सीक्रेशन को रोकना हो, तब यही हार्मोन, यहां पर न्यूरॉन कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, वो इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं, इनके बनने को रोक देते हैं। नहीं आया? यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करती है, किसकी हेल्प से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के सीक्रेशन के थ्रू, जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के इन ट्रॉफिक सेल्स के, समझ रहे हो, सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये समझ में आया नहीं है ये वाला कंसेप्ट? मैं तुमसे कहूं कि हाइपोथैलेमस क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है? नहीं, क्योंकि ये तो खुद हाइपोथैलेमस का पार्ट है। हाँ, पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस का पार्ट नहीं है, ये अलग से ग्लैंड है पिट्यूटरी। आई या नहीं आई? इसमें सेल्स होते हैं, इनमें हार्मोन बनते हैं, बनाने और बनने को रोकने का काम कौन करते हैं? ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। आई या नहीं आई? तो बस खत्म। क्या बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड, यस। सारे हार्मोन पिट्यूटरी पढ़ा दी, जितने सब हार्मोन कहां से निकल, पिट्यूटरी से निकल रहे थे। भाई क्या कर रहा है तू? पूछ रहा है कि हार्मोन रिलीज करते हैं, तुम डरा देते हो। ये समझ रहा है नहीं समझ रहा? पूछ से, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, मेरे साथ लिख लेना, टाइम नहीं दूंगा मतलब एक्स्ट्रा।
साथ साथ लिखते जाना, डिले मत करना, बहुत आराम से लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अभी मैंने कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रुप ऑफ सेल लिखाए थे, याद आया? अगर मैं तुमसे कहूं ग्रुप ऑफ सेल के नाम बताओ, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे पहले था नंबर 1 बोलो, सोमैटोट्रॉफ, या ट्रॉफिक सेल बोल सकते हो, या ट्रॉफ उस पार्ट को। दूसरा थायरो ट्रॉफ, ग्रुप को बोलेंगे, सेल को ट्रॉफिक सेल। और इसके बाद कॉर्टिकोट्रॉफ, आगे गोनेडो, आगे लैक्टो, यहां तक कोई डाउट? अब पिट्यूटरी के ये सारे के सारे ट्रॉफ हैं, ये ट्रॉफिक सेल्स हैं। इधर बेटा, इन सेल से कब किस हार्मोन को बनवाना है, ये कौन नियंत्रित करेगा? एंटीरियर लोब, कौन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब हाइपोथैलेमिक हार्मोन को यहां से निकलवाना है ग्रोथ हार्मोन। क्या निकलवाना है? ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। याद आया? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को बनवाने के लिए कौन सा हार्मोन निकलेगा यहां से? बस रिलीजिंग लगा दो। क्या? सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कोई डाउट? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेंगे? सोमैटोट्रॉफ। और सोमैटोट्रॉफ क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन बनाना चालू कर देगा। क्लियर है बिल्कुल? अरे हाँ है ना? ये लिखने में लगा हुआ है, तू समझ रहा है ना? पिट्यूटरी बना रही है ना हार्मोन को, बनवा कौन रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब थायरोट्रॉफ कौन सा हार्मोन बनाएगा जरा बताओ? थायरोट्रॉफ TSH। कौन बनवाएगा? TSH रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ये क्या काम करें, किसको स्टिमुलेट करेंगे? कोई डाउट? अब मैं आपसे कहूं बेटा कॉर्टिकोट्रॉफ बनवाने, तो कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन क्या काम करेंगे? सीधा स्टिमुलेट करेंगे कॉर्टिकोट्रॉफ को, और कॉर्टिकोट्रॉफ क्या करना चालू कर देगा? तो हार्मोन बनाएगा कौन कौन से? एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर जिनमें जहां बनते हैं वहां उनकी बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, इसके अलावा गोनेडोट्रॉफ की बात कर लेते हैं। GnRH, GnRH मतलब गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कहां से निकल रहे हैं? एंटीरियर, सॉरी हाइपोथैलेमस से। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या बनाने के लिए? गोनेडोट्रॉफ। कितने गोनेडोट्रॉफ होते हैं? 2। कौन कौन से? LH एंड FSH। अब बताओ, कोई डाउट? मैं तुमसे कहूं कि लैक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन बनाना है, तो यहां से क्या रिलीज करोगे? PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेंगे? नीचे जाकर के लैक्टोट्रॉफ को। तो लैक्टोट्रॉफ क्या बनाएंगे? PRL। क्या बनाएंगे? PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब बताओ, समझ में आया नहीं आया? यानी पिट्यूटरी के इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, और इन हार्मोन के सीक्रेशन को रोकते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ये भी हाइपोथैलेमस से निकलेंगे, हाँ या ना? जैसे
अगर तुम्हें ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को रोकना है, अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन आता है, हाँ, तुमसे कहा जाए जी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का एक नाम और बताओ, तो क्या बोलोगे? सोमैटोक्राइनिन, क्राइन मतलब रिलीज होना। सोमैटोक्राइनिन जो किसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है? सोमैटोट्रोफिन, यानी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को। समझ में आया नहीं आया? चलो, अब सीक्रेशन को रोकना है तो यहां से क्या निकलेगा? इनहिबिटिंग हार्मोन भी, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन पेनक्रियाज में भी निकलता है अल्फा बीटा के सीक्रेशन को रोकने के लिए, वहां बताऊंगा मैं। ये क्या काम करेगा? ये इसके सीक्रेशन को रोकेगा। कोई डाउट? अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को रोकना है तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? डोपामाइन। डोपामाइन, डोपामाइन कैसा हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन, अभी तो करा के चुका हूं भाई, ठीक है। इनहिबिटिंग हार्मोन जो आपके बॉडी के सिस्टम को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, अवरोध करता है। याद आया? दो टाइप के हार्मोन लिखाए थे, एक्साइटेटिंग और इनहिबिटिंग। वही यहां दिख रहा है आपको, नहीं आया? ये क्या काम करेगा? पीआरएल के सीक्रेशन को रोकेगा कि भाई रुक जा, तेरी जरूरत नहीं है। कोई डाउट? क्या हार्मोन दो ही इनहिबिटिंग, क्या हाइपोथैलेमस दो ही इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है? यस। तो रिमेनिंग बीच वाले जो दिख रहे हैं आपको, इनके सीक्रेशन को कौन रोकेगा? ये खुद ही रोकेंगे, खुद ही रोकेंगे, मतलब फीडबैक इनहिबिशन। जब प्रोडक्ट अपने ही बनने को क्या कर दे? रोक दे। प्रोडक्ट अपने ही बनने का क्या करे? अवरोध करे। समझ रहे हो? अपोज करे, तो भाई ये फीडबैक इनहिबिशन है। क्या है ये? फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन। अब मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। बीच में पिट्यूटरी बना दी है, ये हाइपोथैलेमस के दो पार्ट, हाइपोथैलेमस हो गया रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इधर से स्टिमुलेट कर रहे हैं, इधर से इनहिबिट कर रहे हैं, सिंपल। यहां आके हाइपोथैलेमस आपका खत्म हो जाता है। ब्रेन वाला पार्ट में पढ़ा चुका हूं हाइपोथैलेमस का, ब्रेन के अंदर भाई ब्रेन का पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, क्या काम करता है सब जानते हो। ये चप्पलें किसकी पड़ी हैं भाई? किसकी है ये? क्या एक की चप्पल पड़ी है क्या आज? पिटा है कोई क्या? कौन पिटा? पहना, सभी पहने हैं भाई, पीछे की बच्चे की हैं। हाँ यार, यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है तो पूछो। अब एक खतरनाक ग्लैंड पर एंटर कर रहा हूं, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल के बाद था बेटा, नहीं है ये, आजा, आजा मैं आ जाता हूँ, आजा तू आजा, अब बता, अब बैठ। चप्पल लेने आया था? चलो, तुम ग्लाइकोलिसिस पढ़े हो बॉटनी में और जूलॉजी में, जहां जहां आपके मेटाबॉलिक पाथवे आते हैं। जैसे तो बॉटनी में हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा देते हैं सारी बातें, सेलुलर एस्पायरेशन के अंदर, जैसे हेक्सोकाइनेज है, याद आया ना? जहां जहां काइनेज होंगे वो एक तरीके से एलोस्ट्रिक इनहिबिटर है, एलोस्ट्रिक इनहिबिशन शो करते हैं। अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत करो, ठीक है। जहां जहां मेटाबॉलिक पाथवे होगा
कुत्ते में, गधे में, बैक्टीरिया में, फंगस में, प्लांट में, सीड में, तुम्हें बैक्टीरिया नजर आया बस। मतलब मैं बता रहा हूं, हर जीव के अंदर कोई जिंदा है, कोई जीव है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवे कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। और ग्लाइकोलिसिस तो सब में चलती है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होगा तब भी चलेगी। समझ रहे हो ना? वायरस की, वायरस लिविंग है। मैंने क्या बोला पहले? लिविंग। समझ रहे हो? वो डेड है। समझ रहे हो? वो डेड पार्टिकल है। मतलब वो स्टेज छोड़ो, वो तो बॉडी के अंदर आपकी बॉडी का पार्ट बन गया, आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को यूज कर रहा है, तो ठीक है। नहीं कर रहा तो मत मत, डेड पार्टिकल पड़ा हुआ है वो तो, भूत है भूत। याद आया? हाँ हाँ हाँ। सुनो मेरी बात। क्या सर क्यों पीट रहा है? ये बहुत गंदी आदत कर रहे हो, अपने आप हो रही थी तो। बहुत बैड हैबिट है, अगर तू अपने आप कर रहा था ये ऐसे ऐसे तो रिफ्लेक्शन से हो रहा था। हाँ, सुधार ले अपने को। हाँ, सुन रहे हो मेरी बात? कहां गया बच्चा? देखो, अभी मैं बायोमोलिक्यूल में कराने वाला हूं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, एलोस्ट्रिक इनहिबिटर। उसकी दो साइड होती हैं, ठीक है। अगर जैसे ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जरूरत है, समझना, तो इसकी स्टिमुलेटिंग साइड पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ज्यादा खट्टा हो गया तो इसकी दूसरी साइड होगी, वहां प्रोडक्ट बाइंड करेगा और इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अगर प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोक दे, वो कैसे रोकेगा? उस एंजाइम जो एलोस्ट्रिक इनहिबिटर होते हैं, जिनकी दो साइट होती हैं, एक पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एक पर प्रोडक्ट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बाइंड करेगा, मैकेनिज्म रुक जाएगी। फीडबैक इनहिबिशन, समझ रहे हो? मतलब प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोक दे, फीडबैक इनहिबिशन। ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम पूरा पूरा हेक्सोकाइनेस का एक्टिविटी दिखा के समझाते हैं। इसके अलावा जहां जहां मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं भाई, समझ रहे हो? मेटाबॉलिक पाथवे समझते हो ना? सब जगह एलोस्ट्रिक इनहिबिटर भरे पड़े हैं बॉडी के अंदर, समझ रहे हो? मतलब सारे एनिमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बस ये एंजाइम अपने ही बनने को खुद रोक देंगे। अब मैं बात करता हूं एक नई ग्लैंड, जो आपको एक आयाम से दूसरे आयाम में लेकर के जाती है, जो आपकी सुपर नेचुरल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी स्माइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको खुश रखती है। नहीं आया क्या? जो आपको फील कराती है कि आप हेल्दी हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो आपको खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। समझ रहे हो? फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टेबल करती है। आप समझ रहे हो? यानी आपके पूरे बीएमआर को कंट्रोल कर रही है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? या ऐसे भी कह सकते हो, आप खाना खाया, खाने को पचाना है, यही काम करेगी। नहीं समझ में आया? आपको सुलाना है परफेक्ट, 6 घंटे की नींद 3 घंटे में पूरी करनी है, यही काम करेगी। नहीं आया क्या? अरे, बड़ा एक्टिव हो गया इस वाली बात पर। सब्र करो, सब्र करो, ठीक। अभी तुम सब समझ जाओगे इसके राज, पर समझ लो, ठीक है। आप मुझे तुम पूछोगे ही नहीं, अपने आप काम करना चालू कर दोगे इसके ऊपर, ठीक है। जितने भी अघोरी बाबा होते हैं, अघोरी समझते हो? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो अपनी दुनिया में नहीं जीते, उनकी अलग दुनिया है, पारलौकिक दुनिया होती है। वो उसमें ही, मतलब वो इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, हमारी दुनिया से, ठीक है। उनकी अलग दुनिया है, अलग वो है, एक तरीके से वो तांत्रिक ही है एक तरीके से। पर वो अघोरी अलग होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं। उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, समझ रहे हो? और कुछ अच्छे लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं जिनको, हर रिलीजन में होते हैं, ठीक है, हर रिलीजन में होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हिंदुओं में हिंदू हो, ठीक है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो मतलब पूजा पाठ, जो मतलब गॉड को मानते हैं, ठीक है, और ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूरा 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 समर्पित होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उनके पास भी ये पावर्स होती हैं, ठीक है। ये पावर्स आती कहां से हैं? ये पावर्स आती हैं पिनियल ग्लैंड से। यस, जो मैं पढ़ाने वाला हूं। समझ रहे हो ना? तो ये छोटी मोटी ग्लैंड नहीं है। अब बस,
तुम बस एग्जाम दे लो नीट का, ये बहुत बड़ी बात है यार, समझ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इतना कर सकते हो। करें आगे स्टार्ट। अब सुनो, ये ग्लैंड है जो एक हार्मोन निकालती है, इसको बोलते हैं मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन नो डाउट स्लीप इंड्यूसर भी होता है, समझ रहे हो। मेलेटोनिन हमेशा रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता मेलेटोनिन, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी, सनराइज होगा, सन ऊपर होता है, कहां खो गया यार ये, सीधे बैठ, पहले तो खो जाते हो भाई। मैं छोटा था तो एक नाटक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस वो पता ही नहीं है तुम्हें। वो मुंगेरी लाल दिन में सपने देखता था, रात में नहीं देखता था, समझ रहे हो। अब आ जाओ। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस ग्लैंड की बात करता हूं तो ग्लैंड कहां होती है? एपिथैलेमस के ऊपर। जस्ट अभी करा के चुका हूं, डाइनसेफेलॉन कराया था। डाइनसेफेलॉन तो याद है कि भूल गए? भूल गए? डाइनसेफेलॉन के मैंने कैसे बताया था बेटा? ए, नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और कौन जुड़ी होती है? पिट्यूटरी। ऊपर होता है एपिथैलेमस। वैसे पता नहीं मेरी स्ट्रेटजी सही है गलत है, पता नहीं, पर मैं सही मानता हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं तुम्हें बस, समझ रहे हो। प्यार से पढ़ाने की स्ट्रेटजी मेरी सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर मैं मानता हूं सही है इसलिए पढ़ा रहा हूं। पर वो सही रिजल्ट से मालूम पड़ता है ना, रिफ्लेक्शन से मालूम पड़ता है। अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, तुम उसको गलत फायदा उठाते हो क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर चलो मैं भी सही समझ रहा हूं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये मैं आपको बता चुका था, डाइनसेफेलॉन था, नीचे हाइपोथैलेमस था, याद आ गया होगा। ऊपर एपिथैलेमस था, याद आ गया होगा। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी होती है, पता होगा आपको। तो एपिथैलेमस से जुड़ती है पीनियल ग्लैंड, समझना मेरी बात। जो ग्लैंड दिख रही है ना ये वाली, ये कौन है भाई? खतरनाक ग्लैंड है ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? अरे यार एक चीज बतानी है यहाँ पर, तुम लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आईज बनानी है यहाँ पर इसलिए। कौन सा हार्मोन निकालेगी ये? पर मेलाटोनिन रात में ही निकलता है, दिन में? अब ग्लैंड को कैसे पता कब रात है कब दिन है? कौन बताएगा इसको, जरा बताओ। आंखें, ये दो दो आंखें। आप जानते हो आपकी आइस पर लाइट पड़ती है, जैसी लाइट पड़ेगी रेटिना के ऊपर, पीछे न्यूरॉन्स होते हैं रेटिना के अंदर, लेंस पर पड़ेगी, लेंस रेटिना पर आएगी, तो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की एक ब्रांच तो ब्रेन में जा ही रही है, पर इसकी एक ब्रांच यहां से होती हुई सीधी पीनियल ग्लैंड के अंदर जाती है, बनाती तो ऑप्टिक चाज्मा इस तरीके से, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे घूम के इधर आए चेयर पर, ऐसे बना दे रहा हूं, कोई नहीं है, ठीक है। ऐसी ऑप्टिक नर्व यहां आइज होगी, लाइट पड़ेगी, और ऑप्टिक नर्व होगी, उसकी एक ब्रांच कहां जा रही है? पिनियल ग्लैंड के अंदर। जैसी आपकी आइस के ऊपर, समझना, आपकी आइस पर लाइट पड़ेगी सुबह होते ही, सीधा सिग्नल कहां जाएगा? सीधा मेलेटोनिन का सीक्रेशन बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। जैसी लाइट बढ़ेगी, इंक्रीज,
लाइट, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा? मतलब सीधी सी बात है, रात में ही निकलता है भाई ये। नहीं निकलेगा। तभी तो कहते हैं दिन में नहीं, रात में सोना चाहिए। घटेगी लाइट, या प्रैक्टिस करने पड़ेगी बहुत लंबे समय तक आपको डार्क में सोने की दिन में, तब ये धीरे 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 कंट्रोल में आएगा, एकदम नहीं होता। ठीक है, लाइट कम होगी, ये बढ़ना चालू हो जाएगा, इंक्रीज। अब समझना करता क्या है ये मेलेटोनिन। ये आपकी डाईयूरिनल साइकिल, कौन सी साइकिल? डाईयूरिनल। डाईयूरिनल समझते हो? एक होती है नॉक्टर्नल, एक होती है डाईयूरिनल। नॉक्टर्नल का मतलब है रात्रिचर, डाईयूरिनल का मतलब है दिनचर। तुम कब चरते हो? चरना समझते हो? कब चरते हो, दिन में है रात में? सर हमारे समय चरते हैं। चलो ठीक है, वो एक्चुअल में तुम चरते कभी भी हो, पर एक्चुअल में नेचर ने तुम्हें दिन में चरने के लिए बनाया है कि दिन में चरो, रात में सो। नहीं आया? चरना समझते हो? खाना। चरना मतलब खाना। तो तुम एक्चुअल में बने हो दिनचर। ए पीछे सो मत जा बेटा, तुमसे कही थी कबूतर मत बनो, सबसे पीछे वाली बेंच, और तुम कबूतर बन जाते हो। खुद तो कबूतर बन रहे हो, आगे अड़ोस पड़ोस को भी कबूतर बना रहे हो भाई। ठीक है, ये तो कबूतर है ही पहले, तू तो कबूतर है। समझ में आया? दांत दिखाता रहता है हर समय। चलो इधर आ जाओ, ठीक है। सीधी सी बात है, पीछे बेटा, सीधी सी बात है। आपकी डाईयूरिनल साइकिल होती है, एक नॉक्टर्नल साइकिल होती है। डाईयूरिनल साइकिल का मतलब है जो आप जिंदगी जी रहे हो, दिन में एक्टिव होते हो, रात में सोते हो। नॉक्टर्नल का मतलब है कॉकरोच, दिन में एक्टिव, दिन में सोता है, रात में एक्टिव होता है। नहीं आया क्या? समझ रहे हो ना? इसको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। तो हमारी डाईयूरिनल रिदम जो होती है, रिदम समझ में आ गया, उसको मेंटेन करता है मेलेटोनिन। इसको स्लीप वॉक साइकिल भी कहते हैं। स्लीप वॉक का मतलब सोने जागने वाली साइकिल। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसी रात होती है, लाइट कम होती है, डाउन होती है, मेलेटोनिन निकलना चालू हो जाता है, स्लीप इंड्यूसर आपको सुलाना चालू कर देता है। जितना परफेक्ट मेलेटोनिन निकलेगा उतना ही कम समय में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। क्या बेटा? सीरोटोनिन अलग है, जब तुम थक जाते हो तब सुलाता है। यस यस, गाबा भी सुला देता है आपको। कंडीशन है कब सो रहे हो। नॉर्मल रूटीन दिन और रात की वजह से सो रहे हो, थकान की वजह से सो रहे हो, स्ट्रेस की वजह से सो रहे हो, दवा खाने की वजह से सो रहे हो, सबके अलग अलग इफेक्ट हैं। दवा का मतलब है ड्रग्स। ड्रग्स समझ में आ गया? गांजा? क्या बोल रही है? क्या बोल रही थी? क्या? अभी तू क्या बोल रही थी ये बता। खाना? अच्छा मैं गांजा समझा, कोई नहीं। ए, वो खाना कह रही है, गांजा नहीं कह रही है, ठीक है। वो कह रही है खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। जैसे आप खाना खाओगे तो जो फ्लो है वो कहां लग जाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड पर। समझ रहे हो? ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? फ्लो कम हो जाएगा, और आप पढ़ना चालू कर दो तुरंत नींद आना चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी बॉडी क्या कर रही है भाई? पचाना है। तू पढ़ क्यों रहा है अभी? चल तू सो जा। इसलिए खाना खाने के बाद पढ़ना नहीं चाहिए, टहलना चाहिए। समझ में आया? डाइजेशन हो जाए अच्छे से। हाँ, स्मॉल डाइट लेते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो, अब गांजा, चरस, अफीम के बाद जो नींद आती है उसमें गाबा का रोल है। कोई नहीं, तूने याद दिला दी इसलिए बता देता हूं मैं। गाबा सुलाता है। समझ में आया? गाबा इनहिबिटर। थकान की वजह से नींद आती है, उसके अंदर सीरोटोनिन सुलाता है, सीरोटोनिन। समझ में आ गया? तुम जो दिन और रात की रूटीन साइकिल है, रात में सोना है सुबह जगना है, रात में सोना है सुबह जगना है, तो इसमें मेलेटोनिन सुलाता है। कौन सुलाता है? तीनों समझ में आ गए? सबकी मैकेनिज्म अलग अलग है, समझ में आ गई।
अगर मैं गाबा की बात करता हूं तो गाबा क्या काम करता है? गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कंडक्शन को रोक देगा। समझ में आ गया? अगर मैं सेरोटोनिन की बात करता हूं, क्लोराइड की अमाउंट बढ़ा देगा, हाइपरपोलराइजेशन कर देगा। ठीक है। अगर मैं ये तो खैर मैकेनिज्म अलग ही है इसकी, तो स्लीप वॉक साइकिल है, पूरी मेंटेन करता है। ठीक है। अगर मेलेटोनिन की बात करता हूं तो रात में मेलेटोनिन का लेवल बढ़ेगा। अब सुनो, जैसी रात होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है घटता है? दिन में, यानी मेलेटोनिन आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। समझ में आ गया? रात होती है आपका बीएमआर ज्यादा होता है, दिन में बीएमआर ज्यादा होता है? दिन में बीएमआर ज्यादा होगा, यानी मेलेटोनिन आपके बीएमआर को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। जैसे मेलेटोनिन का लेवल कम होगा, बीएमआर बढ़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, समझना मेरी बात। बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन दिन के टाइम पर होता है, रात के टाइम पर होता है? दिन के टाइम पर। धूप में जाओगे पिगमेंटेशन हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो ना? ये आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? जो लोग प्रॉपर परफेक्टली सोते हैं उनका डिफेंस सिस्टम नॉर्मल इंसान के डिफेंस सिस्टम से बेहतरीन होता है। अगर आप सोते कम हो तो बीमार ज्यादा पड़ोगे, सोते परफेक्ट हो तो बीमार नहीं पड़ोगे। आई समझ में? अति तो हर चीज की बुरी होती है यार, अति अति हर चीज की बुरी होती है। समझ रहे हो? बच्चों को अति से ज्यादा प्यार किया जाए तो बिगड़ जाते हैं। अति से ज्यादा गोली खा लो, अति से ज्यादा पेन किलर खा लो, मर जाओगे। अति से ज्यादा खाना खा लो तो मर जाओगे। नहीं आया क्या? अति से ज्यादा पढ़ाई कर लो, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अति हर चीज की बुरी होती है। समझ में आया? है अरे यार तुम, अवसर फटने वाला है, इधर एकदम एकदम फोकस करो। समझ में आया? तो जिल आप सुन लो बेटा। हाँ हाँ बोल। वो मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, मेलेटोनिन पर आ रहा हूँ। ठीक है। तो समझ में आ गया? मैं एक्चुअली में रटाना नहीं चाह रहा, मैं हर चीज कोरिलेट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहा है मेलेटोनिन। ठीक है, समझना। इसीलिए रात में जब भी सोना है डार्क में सोना है, लाइट रात में लाइट जला के नहीं सोना है, तो वो आपकी नींद पूरी प्रॉपर नहीं होगी। जैसे आज मेरे मेरे से हो गया, लाइट खुली रहेगी सारी सारी, सर फटा जा रहा है। समझ में आया? नींद प्रॉपर नहीं हो पाई। समझ में आया? नींद हुई नहीं, जगने मतलब नींद आती रही पर प्रॉपर नहीं आई। समझ में आ गया? क्या? अरे जरूरत नहीं है उसकी, लाइट बंद करके सो जाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब वापस आ जाओ। जो फीमेल रात में, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो नाइट ड्यूटी तुम्हारी, जैसे अभी केस में सुना था वो डॉक्टर वाला केस हो गया। ठीक है। तो बस मैं कह रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं इंसान जो है ना बहुत खतरनाक है, इससे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता जानवरों के अंदर। भगवान ने इंसान का इवोल्यूशन इसलिए किया था क्योंकि उसमें ह्यूमिनिटी आए, और उल्टा क्या हो गया, वो जानवरों का भी खतरनाक जानवर बन चुका है। मतलब इससे बड़ा कोई जानवर होगा ही नहीं, खतरनाक लेवल पे जा चुका है वो, बहुत खतरनाक लेवल पे। मतलब मैं क्या बताऊं, चलो ठीक है, चलो कुछ बातें बड़ी दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। तो सीधी सी बात है, अगर किसी फीमेल को नाइट ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ रही है तो उसका स्लीप वॉक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और जहां स्लीप वॉक साइकिल डिस्टर्ब हुआ वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हुई बीएमआर बिगड़ जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट, दिन के अंदर आपका बीएमआर ज्यादा होता है, रात में कम होता है, यानी जहां स्लीप वॉक साइकिल बिगड़ी बीएमआर बिगड़ा, और बीएमआर बिगड़ा तो मतलब बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें होना चालू हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं बीएमआर परफेक्ट होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? और बीएमआर परफेक्ट तब रहेगा जब आप प्रॉपर तरीके से रात में सोओगे, दिन में जागोगे। कुछ बेवकूफ है, मैंने जैसे बात की तो कह रहे हैं सर हम रात में खाना नहीं खाते। मैंने बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो मैंने कुछ तो खाते होगे सर, फल खाते हैं रात में। तो आप क्या कर रहे हो, फल को बर्बाद कर रहे हो ना। फल बहुत मतलब पौष्टिक आहार है। रात में आप या तो सेलुलोज खाओ जिसका आप कोई यूज नहीं करते, ओनली क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है, सैलेड खाओ। अब फल में तो विटामिन मिनरल्स होते हैं, क्योंकि रात में तुम्हारा बीएमआर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डाउन, जीरो लेवल पर। अब तुम खा रहे हो फल, पचेंगे है नहीं, ग्लैंड पर जोर पड़ेगा, ग्लैंड परेशान रात भर। समझ रहे हो? फल का न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाए, वो कचड़े में जा रहा है, तुम्हारी बॉडी परेशान, मतलब नुकसान, फल का नुकसान, बॉडी का नुकसान, सब नुकसान ही नुकसान। नहीं आया क्या? तो रात में क्या खाना था, सलाद।
क्योंकि सलाद में सेलुलोज होता है। सेलुलोज डाइजेशन की क्षमता दुनिया में किसी जानवर में नहीं होती। दुनिया का कोई जानवर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जानते हैं वाली बात? कितनों को पता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम दुनिया में किसी भी एनिमल के अंदर नहीं निकलते। मैं झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? कोई एनिमल नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में सक्षम हो। काओ काओ करने लगे, काओ काओ। नहीं है बेटा, गलत है ये। कोई रूमिनेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकाल ही नहीं सकता। कोई 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 एनिमल नहीं निकाल सकता। समझ रहे हो? आई या नहीं आई? जितने भी एनिमल है उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना है तो एक पालतू को अपने अंदर पालना पड़ेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाने पड़ेगी। तो रूमिनेंट के अंदर होते हैं मिथेनोजन, वो बनाते हैं। कहीं होगा ट्राइकोनिम्फा, वो बनाएगा। प्रोटोजुआ है, एनिमेलिया में नहीं आता वो। समझ में आया? कोई भी एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाता ही नहीं है। बीटा लिंकेज को ब्रेक करने के एंजाइम होते ही नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ या तो प्रोकैरियोट बनाते हैं या प्रोटोजुआ बनाते हैं, एनिमल नहीं बनाते। समझ में आई नहीं आई? फिर काव काव मत करने लगना किसी और के सामने। समझ रहे हो? तुम्हें फैक्ट बताऊंगा एकदम खतरनाक वाले, ये सही समझना चीज को। कोई एग्जांपल बता दो मुझे, कोई भी एनिमल जो वास्तव में सेलुलोज या बीटा लिंकेज को तोड़ने वाले एग्जांपल एंजाइम बनाता हो, है ही नहीं। अब आ जाओ। यानी अगर मैं इस एंजाइम की बात, इसकी बात करूं मेलाटोनिन की, तो क्या क्या काम कर रहा है तुम्हारे सामने है। स्लीप वॉक साइकिल को मेंटेन कर रहा है, यस या नो? 24 आवर की डाई यूरिनल रिदम को कंट्रोल कर रहा है, यस या नो? भाई इसका मतलब ये दिन और रात को कंट्रोल कर रहा है तो बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये बीएमआर को भी कंट्रोल कर रहा है। नहीं आई? अरे हाँ या ना? और दिन और रात की बात आ रही है तो पिगमेंटेशन की बात आएगी, बॉडी की डिफेंस सिस्टम की बात आएगी। समझ में आई? और मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात आएगी, क्योंकि जो प्रॉपर नींद लेते हैं, समझ रहे हो, प्रॉपर नींद लेते हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमली चलती है। जो जहां नींद खराब हुई, दिन और रात खराब हुआ, तो मजबूरी होता है उनको एक्सटर्नल मेलाटोनिन लेना पड़ता है डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी के थ्रू। कई जैसे फीमेल होते हैं, उनकी मानो 1 महीने की नाइट ड्यूटी लगी हुई है, फिर 1 महीने की डे, तो उनका पूरा बीएमआर बिगड़ जाएगा, डाईयूरिनल रिदम बिगड़ जाएगी, तो उनको एडिशनल मेलाटोनिन के इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, वो डॉक्टर के थ्रू कंसल्ट करके तब उनको वापस को मेंटेन करना पड़ता है, तब चीजें वापस सही होती हैं। ये मतलब सीवियर केस में होता है, नॉर्मल केस में एक ऐसा नहीं होता। सीवियर केस में, समझ रहे हो ना मेरी बात? चीजें बिगड़ जाए तो इसमें एक भी फंक्शन ऐसा तुम्हें लग रहा है तुम्हें याद करना पड़े? लग रहा है कुछ ऐसा? हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो अब तुम सुबह ब्रेकफास्ट करोगे राजाओं वाला, कौन सा? बढ़िया, मतलब सुपर। मल्टीविटामिन खाने सुबह खाओगे, समझ रहे हो? फल खाने सुबह खाओगे, प्रोटीन खानी है सुबह खाओगे। दोपहर में ठीक है एक अच्छे इंसान का भोजन करोगे, समझ रहे हो? रात में भिखारियों वाला भोजन करोगे। सब मिल गया तो खा लेंगे सेल्यूलोज वगैरह, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं आया नहीं तो नहीं खाएंगे। समझ में आ गया ना? तो तुम सही मायने में अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो और सही मायने में खाने की बचत भी कर रहे हो। मैंने रोटी सब्जी की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ इतनी बात की है, राजाओं वाला भोजन सुबह करोगे, दोपहर में एक इंसान का भोजन करोगे, रात के अंदर एक भिखारियों वाला भोजन करोगे। अब इतनी समझदारी तुम्हें है कि राजा, इंसान और भिखारी क्या खाता है। रोटी सब्जी की बात नहीं कर रहा मैं। चलो, थाइमस कहां होती है भाई? थाइमस सो रहे थे तब से? ये एनसीईआरटी का है, तुम्हें बाद में लिखना है, अभी नहीं लिखना। थाइमस कहां होती है बेटा? ये थायराइड, नीचे थाइमस, थायराइड, थाइमस। थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे हार्ट और स्टर्नम के बीच में होती है। हार्ट और स्टर्नम के बीच में होती है, इधर हार्ट है इधर स्टर्नम है, इसके बीच में होती है। पोजीशन ध्यान रखना, पोजीशन पे क्वेश्चन आता है। हाँ बेटा, पुरानी एनसीईआरटी में पोजीशन अलग दे रखी है और नई एनसीईआरटी में पोजीशन अलग दे रखी है। स्टर्नम बिटवीन लंग्स के बीच में होती है, बिहाइंड स्टर्नम, समझ रहे हो, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा।
समझ में आया नहीं आया? ये बोतल देना, कोई एक बोतल। ये हार्ट है, हार्ट है, तो हार्ट के पीछे वाली साइड क्या होगी? डॉर्सल है वेंट्रल? पीछे डॉर्सल होती है, पीछे डॉर्सल होती है बेटा, नहीं, पीछे डॉर्सल होती है। आगे भाई, जहां आगे वाला पार्ट है वो वेंट्रल है, पीछे डॉर्सल है। तो पीछे क्या है? तो हार्ट के पीछे होती है, थाइमस है, हार्ट के आगे होती है, आगे होगी। हार्ट लंग्स के बीच में आ गया, हार्ट के आगे क्या होगी? थाइमस, और थाइमस के आगे क्या होगा? स्टर्नम। तो दोनों लंग्स के बीच में, हार्ट के वेंट्रल साइड में और स्टर्नम के बिहाइंड होती है। ये ध्यान रखना बेटा, फिर क्वेश्चन आता है। आई या नहीं आई? पक्का? नहीं आई? आ गई ना? हाँ, अरे हाँ, समझ में? बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, और एओर्टा, हार्ट के एओर्टा के आगे, वेंट्रल आगे। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? अभी भी नहीं आई? हाँ बोल। नहीं पीना चाहिए, साइंस कहती है नाइट के टाइम पर सोते वक्त दूध पीना ही नहीं चाहिए, सुबह उठ के। समझ रहे हो? वो तो अब मम्मी पापा हैं कि बच्चे को थोड़ा सा ताकत आ जाए, ये आ जाए, समझ रहे हो ना? डाइजेशन ही नहीं होता है, और दूध का तुम डाइजेशन कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? इधर आ जाओ। हाँ, नहीं समझ में आई? वेंट्रल डॉर्सल समझ रहे हो ना? हाँ बेटा बोल। हाँ, देखो ये ग्लैंड ऐसी नहीं है कि लाइट के एक्सपोज पर सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, और मेलाटोनिन भी ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो एक दिन में तुम्हारे निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, सोना अलग चीज है और मेलाटोनिन का स्राव, सीक्रेशन अलग चीज है। तुम रियल में मेलाटोनिन निकालना चालू कर दोगे ना, उस दिन तुम नहीं रहोगे। समझ में आया? अल्टीमेट लेवल पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी जो तुम साइकिल कर रहे हो ना, उसके अंदर इसका रोल है, पर एक्चुअल में तुम सही मायने में साइकिल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये छोटी मोटी लाइटों से इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है, इसके सीक्रेशन के लिए। इतना आसान नहीं है तुम सोच रहे हो। जैसे अभी तो तुम्हें बस एनसीईआरटी के लाने पढ़ा रहा हूँ, अभी तो एनसीईआरटी सिखा रहा हूँ, रियल में तो तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा, सिलेक्शन के बाद तुम समझोगे इसके बारे में, अभी इतना आसान नहीं है। अब दो तरीके के केस आते हैं, एक जन्म से अंधा है, समझ रहे हो, एक जन्म लेने के बाद अंधा हुआ, इसकी मैकेनिज्म है पूरी। ठीक है, उसके अंदर केस में आता है कि मेलाटोनिन उनके केस में बनता है, ऐसा नहीं बनता नहीं है। एक बार लाइट का अगर एक्सपोज हो गया तो उसकी भी पूरी मेटाबॉलिक, एक पूरा 5 साल पहले मैंने इसकी मेटाबॉलिक साइकिल भी कराई है पूरी पूरी, कि कैसे बनता है मेलाटोनिन, उसमें केस भी लिखा है मैंने। एक जो बाई बर्थ ब्लाइंड है और एक जो जन्म लेने के बाद ब्लाइंड है, तो उनकी पूरी साइकिल मतलब पढ़ाई जाती है। ठीक है, कि एक इनका इंटरमीडिएट होता है, वो बनता है, एक बार लाइट का एक्सपोज होना हो जाने पर वो कह सकते हैं इंटरमीडिएट कह लो, वो बन जाता है, फिर आपको लाइट की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर उसका ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता रहेगा, फिर उसमें इफेक्ट नहीं आएगा इतना, मतलब कुछ इसमें सिस्टम है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये नॉर्मल केस के अंदर जो जन्म से अंधा है उसका केस अलग है। ठीक है, उसका केस अलग होगा, और जो जन्म लेने के बाद अंधा हुआ, एक बार लाइट का एक्सपोज हो गया आंख को, फिर वो इंटरमीडिएट बन जाते हैं, फिर वो साइकिल चलती रहती है। केस अलग है इसका पूरा, मुझे साइकिल तो भी दिमाग में नहीं आ रही, पर साइकिल अलग दे रखी है इसकी, सेपरेट है, उनका मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, वो कंडीशनल स्टडी हो गई। ठीक है, अभी यहाँ नॉर्मल स्टडी के केस में अगर हम बात करते हैं तो मेलेटोनिन हमेशा लाइट मेलेटोनिन का इनहिबिटर होता है। समझ रहे हो? अगर लाइट आएगी मेलेटोनिन नहीं निकलेगा, लाइट नहीं आएगी तो मेलेटोनिन निकलेगा। ठीक है, यहां सनलाइट की बात की जाती है, तभी तो यहां डाईयूरनल दिन और रात की बात की गई है, दिन और रात की बात की गई है। यहां जो, तो सुनो, मैंने तो एक लाइट की बात नहीं है, लाइट तो सारी, ये भी सनलाइट ही मानो एक तरीके से, क्योंकि इसमें भी वो सारी सारी वही चीजें हैं। ठीक है, तभी तो मैं कह रात में भी डार्क में सोना बहुत जरूरी है। पर यहां पर ये पूरी की पूरी कह रहे हैं डाईयूरनल साइकिल को मेंटेन कर रहा है, 24 घंटे को मेंटेन कर रहा है, 12 घंटे और अगले 12 घंटे, 12 घंटे आपको जगाएगा, 12 घंटे सुलाना चाहेगी बॉडी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटो में बस उसमें डार्कनेस होनी जरूरी है, तभी मेलेटोनिन निकलेगा। ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी, अभी तो तुम एनसीईआरटी समझो,
क्योंकि अभी तो इतनी चीजों में तुम चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। हाँ, पिगमेंटेशन का मतलब है तुम लाइट में जा रहे हो, तो डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, तो आपको लाइट के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर पिगमेंट स्कैटर्ड से क्या डेंस हो जाते हैं, तो इसमें इसका रोल है मेलेटोनिन का, पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। क्या मिलेनिन कहाँ आ गया यहाँ पर? मिलेनिन तो पिगमेंट का नाम है, पिगमेंटेशन का मतलब है मिलेनिन को कंडेंस कर देना, पास पास ले आना प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि लाइट का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर ना हो। डिफेंस सिस्टम का पार्ट है ना। अच्छा अच्छा, हम बात कर रहे हैं थाइमस की, पोजीशन समझ में आ गई। कौन सा हार्मोन निकालती है? पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं इसको। अगर थाइमोसिन की बात की जाए, कौन सी ग्लैंड थी? थाइमस। कौन सा हार्मोन निकालती है थाइमस? थाइमोसिन। क्या काम करता है थाइमोसिन? ये हमारी बॉडी में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है? टू टाइप की। एक होती है बी लिम्फोसाइड मीडिएट इम्यूनिटी, एक होती है टी लिम्फोसाइड मीडिएट इम्यूनिटी। समझना, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होती है टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी। अच्छा, बी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सीएमआई, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा कहां पर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। अच्छा, एंटीबॉडी कहां पर होते हैं? बॉडी के फ्लूइड में, हाँ या ना? तो फ्लूइड को बोलते हैं हीमोरल, इसलिए इसको हीमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समझना मेरी बात। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो थाइमोसिन है, ये थाइमोसिन क्या काम कर रहा है? ये स्टूमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सेल इन बोन मैरो, फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन। फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ इम्यून सेल इन बोन मैरो। समझना कैसे करेगा? ये बोन मैरो में जाएगा और इन बी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करेगा,
और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और बी लिम्फोसाइट में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? 2 टाइप की सेल्स। कौन कौन से? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। याद आया? प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल। मेमोरी सेल्स, इनके बनने और मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करता है थाइमोसिन। और टी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी जो है, इसके अंदर 4 टाइप के सेल होते हैं। टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स और अगेन टी मेमोरी सेल्स। इनके फॉर्मेशन मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करता है कौन? थाइमोसिन। कोई डाउट? बस थाइमोसिन का निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं जिसकी थाइमस ज्यादा स्ट्रांग है उसका इम्यून सिस्टम भी उतना परफेक्ट होगा। ये एक लौती ग्लैंड है जो एज के साथ, पहले तो उसका साइज बढ़ेगा एज के साथ साथ, ऑप्टिमम साइज हो गया ना, फिर एज बढ़ने के साथ साथ क्या करेगा? घटेगा 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 और आगे जाके डिसअपीयर हो जाएगा। इसलिए ओल्ड एज पर्सन की इम्यूनिटी, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी से बहुत कम होती है। आई या नहीं आई? क्योंकि उसके अंदर का साइज बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, ना के बराबर, और काम करना बंद हो जाता है क्योंकि थाइमोसिन कम निकलता है। इसलिए फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, समझ रहे हो, बहुत कम होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत कम होता है। इसलिए ओल्ड एज पर्सन को कभी भी, नींद तो नहीं आ रही? आपसे 2 टाइप की मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं, एक है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन और एक है किल्ड वैक्सीन। तो आप ओल्ड एज पर्सन को कौन सी वैक्सीन लगाओगे, लाइव एट्यूनेटेड या किल्ड? क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। लाइव एट्यूनेटेड लगा दोगे मर जाएगा वो, ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? किल्ड वैक्सीन। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, कौन सी लगाओगे? किल्ड, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर उसका इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस, कमजोर होता है, केयर की बहुत जरूरत होती है। नींद तो नहीं आ रही? हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो खत्म हो गया, तुम्हारा टॉपिक भी खत्म हो रहा है। थोड़ा सा मैं वो कराऊंगा थाइमस, उसके बाद छोड़ूंगा। दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन। कोई डाउट है? थाइमस डीजनरेट कब डीजनरेट होती है? ओल्ड एज इंडिविजुअल्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। भाई छोटी हो जाएगी थाइमोसिन का प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इसलिए ओल्ड एज पर्सन का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है यंगर से। कोई डाउट? ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करती है, क्या करती है, यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है? ये क्या हो रहा है? छुट्टी थोड़ी ना बोली है, देखो वो चल के उठ के बाहर भी आ गया हो। भाई क्या हो रहा है? रुको, ठीक है। तो ये प्रॉमिस करो कल तुम 3 ग्लैंड कवर करोगे, हैं? देखो आज क्या ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अच्छा 3 दिन है, हो तो जाएगा। क्या? चला पढ़ा रहा हूं अभी, रुक जाओ। पता है, अब देखो, जाना है? जाना है? कितनों को जाना है? बस 1-2? अब देखो, अभी थायराइड की बात की थी, थायराइड कहां होती है? लोअर साइड में। थाइमस, थायराइड कहां होती है? ऊपर। थाइमस कहां होती है? नीचे। ये क्या है? थायराइड। समझ में आया? अब थायराइड के अंदर एक ग्लैंड और होती है, पैराथायराइड। क्लियर है बिल्कुल? तो अब थायराइड और पैराथायराइड को हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट? अब 10 मिनट तक हिलना मत, एकदम साइलेंट, ओनली 10 मिनट्स। देखो, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लूप, ये तो दिख रहे हैं आपको। ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। 1 2 3 4, 5 नहीं है, 4 ही है बस। तो ये तो आ गई है, ये थायराइड हो गई।
दिखी रही है, ये तो थायराइड हो गई, थायराइड हो गई। अब जो जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाले, ये क्या है, पैराथायरॉइड। पैरा थायरॉइड कितनी होती है पैराथायरॉइड? 2 पेयर, 2 पेयर, 4 हो गई भाई। ठीक है। और थायराइड क्या होती है? बायलोब। थायराइड कैसी होती है? बायलोब, बाय लोब। और दोनों लोब आपस में किससे जुड़े होते हैं? एक टिश्यू से। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलेंगे इसको? इस्थमस। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दे भी रखा है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? इस्थमस। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? कहां होती है? ट्रैक। अच्छा, ये जो डायग्राम बना रखा है, वेंट्रल साइड है या डोर्सल साइड है? मैंने आपको क्या बताया था? आगे ट्रैकिया है, इसके पीछे ईसोफेगस। तो जहां ईसोफेगस होगी तो कंप्लीट उसके भाई, ईसोफेगस होगी तो ये पूरी आगे कवर नहीं करेगी। अगर कवर कर रही है आगे तो ये वेंट्रल साइड हुई। ठीक है, अगर कवर नहीं कर रही है, ऐसी है, तो ये डोर्सल साइड हुई। मात्र एनसीईआरटी के डायग्राम से एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो एक आम बच्चा गलत करके आएगा ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि वेंट्रल डोर्सल तुम समझ ही नहीं पाते हो। तो एक्चुअल में ये कौन सी साइड हुई भाई? इसके पीछे इसोफेगस लगी होगी, डोर्सल। अरे डोर्सल। जबकि ये साइड कौन सी हुई? वेंट्रल। अरे आई या नहीं आई? पक्का? यस या नो? बस इस डायग्राम को आप अगली स्लाइड पर बना के लाओगे। ये पूरा स्लाइड भरेगा, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। कोने में ये बनाओगे, यहां डायग्राम बनवाऊंगा, यहां पूरा लिखाऊंगा, और नीचे ये होमवर्क है। रुको, रुको अभी। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो कर लिए नहीं कर लिए? आज 16 क्वेश्चन और दे रहा हूं, 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाने हैं साथ साथ में। ठीक है, तो लास्ट लास्ट में, साथ साथ में आपको लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, ये कर लेना आप। ये सब मैं कल कराने वाला हूं। ठीक है। अरे भाई, सब निकल लिए।